राखी राठौर जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद विपक्षी नेताओं पर अगर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा, जो लगातार कांग्रेस उठा रही है कि चुनाव नजदीक हैं, उसको देखते हुए बेचैनी है क्या, इस वजह से कार्रवाई इतनी ज्यादा तेज हो गई है? कांग्रेस के आरोपों पर क्या है जवाब आपका, राखी राठौर जी? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? प्रधानमंत्री जी ने भी कल छत्तीसगढ़ के अंदर कहा जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होगी, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो गिरफ्त में आएगा। जिस तरह से राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 2 जगह जो छापे पड़े हैं उनको विषय को भी समझने की जरूरत है। जल जीवन मिशन और पेपर लीक। जल जीवन मिशन एक ऐसा अभियान जिसमें हर घर नल पहुंचाने का एक अनूठा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया, लेकिन किस तरह से 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान में आते हैं लेकिन 20,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। और ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी 2.5 महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई और ऑफिसर्स के जो लॉकर्स थे उसके अंदर सोना मिला, उसमें पैसा मिला। तो इस तरह की कार्रवाई ईडी ने पहले भी करी। और जहां तक पेपर लीक का सवाल है, आपने देखा और कई बार डिस्कस भी किया है चित्रा जी हमने कि राजस्थान के अंदर 18 से ऊपर पेपर लीक हुए जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिस तरह से पेपर माफिया यहां पर डेवलप हुआ है। लगातार हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसीलिए एसओजी और जो इनके एसीबी जो यहां की लोकल जांच एजेंसीज है वो अपने आंकड़ों पे हाथ नहीं डाल सकती। ईडी अगर आती है, उनको कुछ जांच में तथ्य मिलते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से राजस्थान में हम लोगों ने देखा, ठीक है, तहसीन पूनावाला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, अलग-अलग स्टेट राखी राठौर जो बातें कह रही हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर उसको डरने की क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और इस वजह से क्या ईडी और सीबीआई अपने कामकाज नहीं करें, चुनाव है इस वजह से थोड़े दिनों के लिए वो बैठ जाए कि चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस मामले में जांच को कैसे आगे बढ़ाना है। ऐसा होता है क्या? जांच एजेंसियां क्या इस तरह से अपनी कार्रवाई करेंगी कि चुनाव होगा तो अपने आप को होल्ड कर लेंगी जांच करने के लिए और चुनाव बीत जाएगा तो फिर वो ताबड़तोड़ एक्शन में आ जाएंगी? तहसीन तक आवाज किसी वजह से नहीं जा पा रही है। लेकिन राखी राठौर जी, इसके पहले मैं बाकी मेहमानों के पास आगे बढ़ूं, एक और सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अलग अलग जगहों में चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एक्शन ले लोगे, आगे जो भी कार्रवाई करना चाहते हो वो कर लेंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, लोगों को लेकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कैसे रोक पाएंगे आप लोग? उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूँ। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से लोगों तक फोन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अपने दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे दें। एक्शन में ईडी है, एक्शन में सीबीआई है। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है, विपक्षी इंडिया से डर गई है और चुनावी राज्यों में हताशा। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी, जो राखी की ओर से बातें कही गई हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पाक साफ होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर डर किस बात का? रवि श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच होनी चाहिए, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए और काम पूरा होना चाहिए। निश्चित है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। पर मेरा ये कहना है कि जब 125 केस में से 118 केस केवल विपक्ष के बड़े नेताओं पे किए जाते हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा किसी को कि भाई ये ईडी का दुरुपयोग है या नहीं।
अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है, दो तरह के मामले हैं। आपको मालूम है सीबीआई के अंदर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसको अपराध साबित करना पड़ता है, ईडी के अंदर जो अपराधी है उसको अपने बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। पीएमएलए के जो कानून है उनके तहत लोगों को जमानत नहीं मिलती है 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक। तो ये सिर्फ एक हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश बन के रह जाती है। अभी आप राजस्थान के ही केसेस देख लीजिए, जो डोटासरा जी के पास जो रेड पड़ी है वहां पर 1 रुपया नहीं मिला, जो वैभव गहलोत के पास पड़ी है वहां पर 1 रुपया नहीं मिला, जो दिल्ली में राजकुमार आनंद जी के घर पे रेड पड़ी है उनके 1 ठीक रुपया है। नहीं मिला। रवि श्रीवास्तव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राखी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? राखी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी राखी जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब रवि श्रीवास्तव भी दे रहे थे। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कितना भी ईडी और सीबीआई लगा दो, लेकिन जो उनकी विचारधारा है उसको कैसे दबा पाएंगे आप लोग? कह रहे वो और ज्यादा फैलती हुई चली जाएगी जितना भी आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। चित्रा जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों में हमने देखा, जितनी जल्दी ये पार्टी खड़ी हुई उतनी जल्दी इसकी विचारधारा लोगों के बीच में आ गई। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो भ्रष्टाचार की विचारधारा है और इसीलिए इनके डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल में हैं। उनको 6 बार से ऊपर हो गया कि उन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दी गई। इसके अलावा सत्येंद्र जैन हो चाहे वो संजय सिंह हो, ये सभी के सभी जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है वो इनको जमानत नहीं दे रही। ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे लगता है कि पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अगर कहूं तो वो सागर है और ये तीनों के तीनों गागर है जहां से उत्पन्न हुआ है ये सारा भ्रष्टाचार की विचारधारा, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो ये कहा करते थे कि पहले इस्तीफा, अगर आरोप लग गया है तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल कल अगर ईडी बुलाता है तो नहीं जाना चाहते हैं, जांच में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। यानी निश्चित तौर पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनको समस्या है। जब कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिल रही, जब ये ईडी के संबंध पर जाना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं समस्या समझ में आती है। और देखिए, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां एक्शन तो कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, एक्शन तो ईडी द्वारा लिया जाएगा और जो भ्रष्टाचारी होगा उसको समस्या होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगी रवि जी से भी कि आपके पास भी अगर कोई हो डेटा, अगर आपके पास भी कोई सबूत हो, जिस तरह के सबूत लेकर के अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे 2013 और 12 के अंदर, जो सबूत वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, लालू प्रसाद जी के खिलाफ किया करते थे, वो आज दिखाएं, लेकर के आए, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ये एक विचारधारा, भ्रष्टाचार की विचारधारा, कॉमन विचारधारा थी और इसीलिए इंडिया अलायंस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में एक नया गुट जो है इन लोगों ने बना लिया है। जनता देख रही है कि विचारधारा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की है, उसके अलावा कोई इनका एम नहीं है। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। विनोद जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रवि श्रीवास्तव जी, वो कह रही हैं गागर में सागर, या सागर और गागर का जो उदाहरण देते हुए उनकी ओर से कहा गया है जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, इसको लेकर इतना ज्यादा दंगल करने की क्या जरूरत है मैदान में? देखिए, इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। ये उस पार्टी से है जिस पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, अध्यक्ष, कोई कार्यकर्ता नहीं। तो ये आप इसका हमें वो उदाहरण मत दीजिए। आप ये समझिए कि जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो पूरे देश में, आप ये बताइए कि जितनी रेड पड़ रही है उसमें बीजेपी के नेता कितने हैं? आप उदाहरण देके बता दीजिए मुझे। वो जितने लोगों पे रेड पड़ी थी ईडी की, वो सारे के सारे बिक गए और बिक करके भाजपा में शामिल हो गए और वॉशिंग मशीन में धुल करके वो आज साफ हो गए पूरे के पूरे, और अब उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप टारगेटेड तरीके से काम मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि ईडी ने कुछ नहीं किया। ईडी ने 5000 केस बनाए पिछले 9 सालों के 10 सालों के अंदर, उसमें से सिर्फ 24 कन्विक्शन हुए। हालांकि तारीफ की बात सिर्फ इतनी है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो गलत था वो पकड़ा गया। ये याद दिला रही है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। आप ये भी मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने भी 2014 में ये कहा था चुनाव से पहले कि 400 लाख करोड़ रुपया काला पैसा जो स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़ा हुआ है वो मैं लेकर के आऊंगा यहाँ पे। आज 9 साल बाद कहते हैं कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। तो ये आप इस तरह के उदाहरण हमें मत दीजिए। जो ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं वो जनता देख रही है और उसके लिए इसको आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास कोई काम दिखाने के लिए नहीं है।
ठीक है राखी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति बनती है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ताबड़तोड़ तेज हो जाती है, जैसा कि मौजूदा वक्त में विपक्षी नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उधर दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि चोर मचाए शोर, इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी गिनाए जा रहे हैं। दोनों में क्या सच है? क्या चुनावों के दौरान चूंकि इसको लेकर हंगामा ज्यादा बढ़ जाता है और इसके पहले अगर आमतौर पर कार्रवाइयां चलती हैं तो इतना ज्यादा कम से कम एक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मौजूदा वक्त में इस तरह की स्थिति बनी हुई है? विनोद जी, देखिए, भ्रष्टाचार जो है इस देश में आदिकाल से एक बड़ा मुद्दा है। मतलब आप सोचिए कि दुष्यंत से मिलने शकुंतला गई थी तो उनको भी अंगूठी दे करके चौकीदार को और तब अंदर प्रवेश मिला था। तो उस जमाने से मुद्दा भ्रष्टाचार में है। और नेहरू जी के जमाने में जीप कांड हुआ, उसके बाद टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर आप देखिए इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था, और उसके बाद वीपी सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बने, वो फोर्स का नारा लगा करके। और नरसिम्हा राव की सरकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हर्षद मेहता कांड और ये सारे कांड आए। तो कुल मिला के, और बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो उसमें भी तहलका हुआ, और अभी जिसका जिक्र श्रीवास्तव जी ने किया, बंगारू लक्ष्मण वाला जो है। तो ये भ्रष्टाचार हमेशा जो है एक हथियार, राजनीतिक हथियार के रूप में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। और राखी जी सही कह रही थी कि आम आदमी पार्टी तो का जन्म ही भ्रष्टाचार की विरोधी आंदोलन के गर्भ से हुआ, अन्न आंदोलन के गर्भ से, जिसने पूरे मनमोहन सिंह सरकार को एक तरह से भ्रष्टाचार में बदनाम कर दिया। तो और उसके बाद जिस तरह से सारे पोस्टर लगा करके जंतर मंतर पे धरना दिया जाता था और सब सारे नेताओं को भ्रष्ट बताया जाता था, लेकिन जनता जो है वो अपने तरीके से वोट करती है। कोशिश देखिए 2018 के चुनाव से पहले भी आप देखिए एजेंसियों ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तमाम राज्यों में इस तरह के छापे डाले थे। दिल्ली में 2020 के चुनाव से पहले भी सीबीआई की कार्रवाइयां हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ, उसके पहले से ही सीबीआई और उनकी कार्रवाई हुई, लेकिन नतीजे जो आए वो अपने तरीके से आए। जनता अपना फैसला देती है, वो खाली इस मुद्दे पे वोट नहीं करती कि किस पे सीबीआई आया, किस पे ईडी आया। वो तमाम सारी अपनी जो निजी समस्याएं होती हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे होते हैं और प्रदेश के मुद्दे हैं या राष्ट्र के मुद्दे, उन पर वोट करती है। तो ये जयललिता जी पर भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगे, बाद में कन्विक्ट भी हुई, कितनी सैंडलें, कितनी साड़ियां, लेकिन तो थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आई। लालू जी पर वो तो जेल भी गए, कन्विक्ट भी हुए, और आज भी आरजेडी एक बहुत बड़ा प्लेयर है बिहार की राजनीति में। तो ये हमारे देश की, इसको विडंबना कहें, इसको क्या कहें राजनीति की, कि भ्रष्टाचार मुद्दा भी रहता है और भ्रष्टाचार मुद्दा खत्म भी नहीं होता। क्योंकि उसका कारण ये है चित्रा जी कि देखिए राजनीति में जो है हमेशा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी भी जिन नेताओं पर आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, वो जब उनकी साइड आ जाते हैं तो चुप हो जाती है। तब विपक्ष कहता है कि अब उनके बारे में क्या है। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक बीजेपी उनको भ्रष्ट बताती थी और एनसीपी और कांग्रेस उनको ईमानदार बताते थे। आज जब उधर चले गए, बीजेपी के साथ आ गए, तो इंडिया गठबंधन वाले उनको भ्रष्ट बताने लगे। तो ये जो, और बीजेपी चुप है उस पर, ये जो दोहरा मानदंड है राजनीति का, मुझे लगता है जनता इसको बहुत बेहतर तरीके से समझती है।